चलिए, जो भी नहीं बना होगा पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 4 बता दें, 5, 6 बता दें क्या? चलिए 7 नंबर ध्यान दीजिए। कह रहा है सोने तथा चांदी से बना एक आभूषण जिसका वजन टोटल 20 ग्राम है और उसका कुल मूल्य 7300 रुपया है। देखिए कितना आसानी से समझ में आ गया कि जो टोटल 1 है वो 20 ग्राम है और जो टोटल 2 है वो 7300 रुपया है। हमसे पूछा जा रहा है कि सोना और चांदी से जो ये बना हुआ 20 ग्राम का आभूषण है उसका जो कुल कीमत देख रहे हैं तो 7300 रुपया है, और यदि सोने का मूल्य 50 रुपये प्रति ग्राम हो, इसमें कुछ छूटा हुआ है ना, चांदी का नहीं दिया हुआ है, छूटा हुआ है। सोने का मूल्य 400, सोने का मूल्य 400 रुपये प्रति ग्राम हो गया। तो अब तो आसान हो गया, अब आप लोग भी बना सकते थे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, बना लेते हैं। लिख रहा है यदि सोने का मूल्य 400 रुपये प्रति ग्राम हो और चांदी का मूल्य 50 रुपये प्रति ग्राम हो तो आभूषण में सोने की मात्रा क्या थी? देखिए कुल जो मात्रा है वो 20 ग्राम है, इसमें कुछ चांदी और कुछ सोना है, उसी को आपको स्प्लिट करना है, अलग अलग करना है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि आभूषण में सोने की मात्रा क्या थी। तो हम आपको बताए थे कि गाय पूछेगा तो मुर्गा मानेंगे, मुर्गा पूछेगा तो गाय मानेंगे। यहाँ पे सोना पूछ रहा है तो हम सबको क्या मान लेंगे? चांदी। सबको का मतलब 20 ग्राम जो आपका आभूषण है वो सब का सब अगर चांदी का बना होता तो हमको दुकानदार को कितना रुपया देना पड़ता? तो अगर सब के सब अगर चांदी का होता तो चांदी का रेट है 50 रुपये प्रति ग्राम, तो 1 ग्राम का 50 रुपया, तो 20 ग्राम का कितना हो जाता? 1000 रुपया। 20 ग्राम का कितना हो जाता है? 1000 रुपया। मतलब हमारे हिसाब से 1000 रुपया देना चाहिए था, जबकि प्रश्न में बोल रहा है कितना? 7300। तो बोलिए कितने का अंतर? 6300 का। और 400 रुपये प्रति ग्राम, 50 रुपये प्रति ग्राम, कितने का अंतर हो रहा है? 350। चलिए 0 से 0, 7 × 5 = 35, 7 × 9 = 63, 5 × 18 = 90। तो आभूषण में सोने की मात्रा क्या थी? तो कितना ग्राम? 18 ग्राम। 18 ग्राम सोना होगा तो एक और मतलब 2 ग्राम चांदी होगा। इस तरह से टोटल 20 ग्राम। कभी भी ऑप्शन तो ये ऐसे कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है, जब टोटल 20 ग्राम का है तो 80 ग्राम, 90 ग्राम, 100 ग्राम, 70 ग्राम कहाँ से हो जाएगा सोना? आठ बता दें? 9 ध्यान दीजिए। 9 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम में आते रहता है, और अगर पहले से नहीं बना ही रहेगा तो हो सकता है कि आपको दिक्कत भी हो। अभी एक्स मान का नहीं बताएंगे, हो सकता है कि जब टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे तो एक्स मान का ही बता देंगे बेसिक।
कह रहा है गुलिया जो है 61 किलोमीटर की दूरी कुल 9 घंटे में तय करती है। अगर वह कुछ दूरी पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करती हो और कुछ साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो बताइए कि वह पैदल कितने किलोमीटर दूरी तय की है। 61 किलोमीटर दूरी 9 घंटा में। ध्यान दीजिए, T1 है 9 घंटा या जो मान लीजिए 61 किलोमीटर, और T2 है 9 घंटा। ये तो इतना समझ में आ रहा होगा। कुल दूरी दिया हुआ है और कुल समय दिया हुआ है, तो यही टोटल होगा ना। अब आपसे देखिए इसमें से क्या कह रहा है कि पैदल जो उसका स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल से स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिए, कुल 61 किलोमीटर की दूरी तय किया है लोग। कुल 61 किलोमीटर की दूरी में कुछ पैदल चले हैं और कुछ साइकिल से चले हैं लोग। अब हमको यही बताना है कि 61 किलोमीटर में कितना पैदल चले और कितना साइकिल से चले। तो कुल मिला करके ये गाय मुर्गा का कॉन्सेप्ट हो गया कि कंबाइंड आपका टोटल दिया रहेगा और उसको 2 अलग अलग पार्ट में बांटना होगा, आपको सेपरेट करना होगा। तो पैदल कितना दूरी तय किया, हमको पैदल का निकालना है, सीखिएगा। तो पैदल का अगर पूछेगा तो हम मान लेंगे कि जितना भी हम दूरी तय किए वो सब के सब साइकिल से तय किए थे। उल्टा ना मानेंगे, पैदल पूछेगा तो हम सबको साइकिल से मान लेंगे, मैंने जितना भी दूरी हम तय किए वो सब के सब हम साइकिल से तय किए थे। तो साइकिल से हमारा स्पीड क्या रहा होगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सब के सब ध्यान दीजिए, आपके पास यहाँ दिमाग में आएगा कि सर 9 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है एक दूरी, तो दूरी को चाल से भाग देंगे तो समय हमको निकलेगा। तो समय का अंतर निकालेंगे तो इधर समय का अंतर नहीं ना दिया हुआ है, यहाँ चाल दिया हुआ है अलग अलग। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि दूरी में ही देखेंगे। ध्यान दीजिए, तो अगर पैदल पूछा है तो हम सबको साइकिल मानेंगे। सबको का मतलब 9 के 9 घंटा यदि हम साइकिल से चले होते तो कितना दूरी तय किए होते। तो सीधा सी बात है कि साइकिल से जब चलेंगे तो हमारा स्पीड होना चाहिए 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और 9 के 9 घंटा अगर हम साइकिल से ही चलेंगे तो हमको दूरी तय करना पड़ेगा 81 किलोमीटर, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, समय लग रहा है 9 घंटा, इसका मतलब दूरी हो जाएगा 81 किलोमीटर। सभी के सभी मतलब 9 घंटा टोटल हम चले हैं ना, तो 9 के 9 घंटा यदि हम साइकिल से चले होते तो कितना दूरी तय करते। तो साइकिल से स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और कुल समय लग रहा है 9 घंटा, तो इसका मतलब हमारे हिसाब से कुल दूरी होना चाहिए था 81 किलोमीटर। हमारे हिसाब से 81 किलोमीटर और प्रश्न के हिसाब से 61 किलोमीटर, कितने का अंतर, 20 किलोमीटर का। सही बोल रहे हैं। और यहाँ देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने का अंतर, 5 किलोमीटर प्रति घंटे का। और जब दूरी को चाल से भाग देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, समय। तो 5 का 20 यानी कि 4 घंटा। ध्यान दीजिए, आपसे अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा होता कि बताइए पैदल चलने में उसने कितना समय दिया था, तो 9 घंटा में कितना पैदल चले और कितना साइकिल से चले, ये आपको बताना था। लेकिन आपसे एक स्टेप आगे बढ़ करके पूछा है कि वह पैदल कितने दूरी तय किया। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। जब हमको चाल पहले ही से पैदल का पता है, पैदल का स्पीड हमारे पास क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बस ये नहीं पता है कि हमने पैदल कितने समय के लिए चला है। तो हमको ये भी तो पता चल गया कि पैदल चले हैं कितने समय के लिए, 4 घंटा। और पैदल चल रहे होंगे तो 4 के स्पीड से 4 घंटा चलेंगे, इसका मतलब दूरी कितना तय करेंगे, 16 किलोमीटर। मान लीजिए कि साइकिल से आपसे पूछा गया होता, देखिए सबसे पहला तो आपसे क्वेश्चन ये करता कि यदि कुल 9 घंटा हम चले हैं और 61 किलोमीटर की दूरी तय किए हैं, उसमें से कुछ साइकिल से चले हैं और कुछ पैदल चले हैं, तो बताइए कितने समय के लिए हम साइकिल चले हैं और कितने समय हम पैदल चले हैं 9 घंटा में। तो गाय मुर्गा वाला बात है। तो हमसे अगर पूछ देता कि बताइए कि साइकिल आपने साइकिल से कितने समय के लिए चला, तो समय निकाल देंगे, और जब समय निकल जाएगा
तो दूरी भी निकल जाएगा, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। साइकिल का हमको चाल पता है, खाली समय अगर पता हो जाए तो साइकिल का दूरी भी बता सकते हैं। तो साइकिल द्वारा तय किया गया लिया गया समय पहले हमको निकालते हैं। देखो, तो साइकिल का पूछेगा तो हम मान लेंगे कि जितने भी समय हम चले वो सब के सब हम क्या चले थे, पैदल। मैंने 9 के 9 घंटा यदि हम पैदल चले होते तो पैदल का स्पीड मेरा 4 के स्पीड से था, यानी कि 9 चौका 36 किलोमीटर चलते। अगर 9 के 9 घंटा हम पैदल चलते तो हम 36 किलोमीटर की दूरी तय करते। अब प्रश्न में लिख रहा है कितना दूरी तय किए, 61 किलोमीटर। तो 36 किलोमीटर और 61 किलोमीटर में कितने का अंतर होगा, और यहाँ देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर है एक्चुअली। तो कितने का अंतर होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा का। किलोमीटर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, किलोमीटर प्रति आवर स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो दूरी बटा चाल करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, समय, यानी कि 5 घंटा। साइकिल से समय लगा हमको 5 घंटा। लेकिन ये नहीं क्वेश्चन पूछा, बोला कि साइकिल से आपने कितना दूरी तय किया। तो साइकिल से चले हैं 5 घंटा 4 के स्पीड से, यानी 5 चौका 20 किलोमीटर। अच्छा, 9 किलोमीटर के स्पीड से साइकिल से चले हैं 5 घंटा, यानी 9 पचे 45 किलोमीटर दूरी तय किए होंगे। तो 45 किलोमीटर। अच्छा, पैदल का भी आपसे दूरी पूछा था 16 किलोमीटर, तो बताए ना हम लोग, ठीक है। बस एक ही क्वेश्चन है क्या इसमें ऐसा, चलिए कोई बात नहीं। 10 ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, यही वो क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी आप खुद बना लेंगे। हमने गाय की संख्या को x मान लिया, मुर्गे की संख्या को y मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या बोला गया है, गाय तथा मुर्गे के समूह में पैरों की संख्या बता दो कितना होगा। एक गाय का 4 पैर, तो ऐसा ऐसा कै को गाय है, x, तो टोटल कितना पैर होगा बाबू, 4x पैर। बहुत बढ़िया। उसी तरह से एक मुर्गा का 2 पैर, टोटल मुर्गा कितना है, y, तो कुल पैर तो 2y हो जाना चाहिए। इस तरह से ये गाय का टोटल पैर और ये मुर्गे का टोटल पैर, तो हम बोलेंगे कि ये हो गया गाय और मुर्गा का टोटल पैर, ये हो गया कुल पैर की संख्या। कह रहा गाय तथा मुर्गे के समूह में पैरों की संख्या हमने लिख लिया, पैर होगा उनका टोटल 4x + 2y। उसके सिरों की संख्या, x को गाय है और y को मुर्गा है, तो टोटल सिर कितना होगा। तो कह रहा है कि जो गाय और मुर्गा का जो समूह है ना, उसमें उनका जो पैर का संख्या है, उनके सिरों की संख्या, पैर की संख्या और सिर की संख्या, सिर का संख्या का 4 गुना से भी 30 कम है। कौन कह रहा है, पैर का जो संख्या है उसके सिरों की संख्या का 4 गुना से 30 कम है। सही है यहाँ तक। गाय तथा मुर्गे के समूह में पैरों की संख्या उसके सिरों की संख्या के 4 गुने से 30 कम है। ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे जब हम हल करेंगे 4x + 2y = 4x + 4y और -30। यहाँ आप ध्यान दो, 4x कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा ना भाई। LHS या RHS में जाएगा तो 0 बना देगा ये तो। और y को उधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा 2y और इधर आ जाएगा, यानी y का मान कितना, अब रुक जाओ, इसमें 2 मिनट कुछ सोच लो, क्योंकि आगे सब यही क्वेश्चन है, जो भी 3-4 दिख रहा होगा।
कह रहा है कि जो उसके सिरों की संख्या, उसका सिरों की संख्या के 4 गुना, कितना गुना लिखा है? 4 गुना। देखो तो इसलिए हम यहाँ पे 4 गुना किए। 3 गुना बोलता था यहाँ 3 गुना करते कि नहीं करते? 5 गुना बोलता था 5 गुना करते, 2 गुना बोलता तो 2 गुना करते। यही होता ना, जहाँ 4 था वही जा कुछ और लिखते, लेकिन 4 था तो 4 लिखे, 5 बोलता तो 5 लिखते, 2 लिखता तो 2 गुना लिखते। तो आप देखो इधर पैर और इधर सिर का कंपैरिजन हो रहा है, तो इधर तो हमेशा 4x और 2y ही रहेगा, कुल पैर कभी भी रहेगा। तो जब इधर 4 गुना बोलेगा तो 4 गुना वाला कट जाएगा और 2 पैर वाला बचेगा। 2y, y कौन है? मुर्गा। मुर्गा का मतलब 2 पैर वाला। अगर एक बात बताओ, यहाँ बोलता कि उसके सिरों की संख्या आग के 2 गुने से, कितना गुना? तो 2 गुना रहेगा तो 2x और 2y, तो y तो कट जाएगा। फिर क्या होता? मान लो वहाँ पे सिर्फ 4 गुना के बदले 2 गुना कर दिया, तो क्वेश्चन आपका सेम ऐसा रहता था, 4x + 2y इज इक्वल टू 2x + 2y - 30, इतना ही ना हो जाता। तो देखो इस बार क्या होगा, 2y ख़त्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और 4x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा? 2x। अब बोल रहे होंगे सर ये माइनस में आ गया, गलत हो गया। ये हमारा टेंशन नहीं है, वो क्वेश्चन लिखने वाला का टेंशन है कि जब इसका 2 पैर वाला करेंगे तो कम होगा कि अधिक हो। इसका मतलब वहाँ 30 अधिक होना चाहिए था। खैर वो जो भी हो, तो 2x का मान अगर 30 अधिक बोल देता तो ये प्लस में हो जाता है, तो x का मान कितना आ जाता? 15। कहना ये चाह रहे हैं कि अगर 4 गुना बोलेगा, 4 गुना बोलेगा तो 4 पैर वाला कैंसिल हो जा रहा है, 2 पैर वाला मिल रहा है, y का मान मिल रहा है। तो मुर्गे की संख्या क्या है? y बराबर पूछ रहा है, y का मान कितना हो गया? 15। और अगर 2 गुना बोलता तो 2 पैर वाला गायब हो जाता, बचता कौन? 4 पैर वाला। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, हमसे अगर यहाँ से पूछेगा कि गाय की संख्या कितना है तो कैसे निकालेंगे? मान लो इसी क्वेश्चन में गाय की संख्या पूछ दिया, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसमें मुर्गा की संख्या ना पूछा है, मुर्गा की संख्या बताइए, तो गाय का संख्या पूछेगा तो कितना होगा? बताओ भाई कितना होगा? हैं? देखो आप y का मान जैसे ही रखिएगा तो 15 चौके 60, यहाँ तक तो ठीक था। x निकलेगा, वो भी तो बेचारा ऑलरेडी सरेंडर हो गया, तो 0 हो गया बैठा है। x निकलेगा कभी भी? बोलो निकलेगा? तो कभी नहीं निकलेगा, वो तो ऑलरेडी 0 हो जा रहा है, उसको कैसे आप निकाल पाइएगा? y का मान रखिएगा, x नहीं निकलेगा, x ऑलरेडी 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब 4 गुना बोलेगा तो 2 गुना वाला यानी 2 पैर वाला निकलेगा। देख लो 4 गुना बोला तो 4 पैर वाला कट के 2 पैर वाला निकल गया, y का मान निकला, मुर्गा का संख्या। और वैसे ही अगर 2 गुना बोलता तो 2 पैर वाला कट जाता, 4 पैर वाला का निकलता। निकलता कि नहीं निकलता? बोलिए, हम कोई रटने की बात नहीं बोल रहे हैं आपको। तो हम एक बात बोलते हैं, यहाँ 4 गुना से 30 कम है, मान लीजिए यहाँ बोल देता 40 कम है, कितना? तो 4 गुना बोलेगा तो 2 पैर वाले का ही निकलेगा, यानी कि मुर्गा का संख्या हम बता सकते हैं। तो पैर में अंतर है 40 का, और हमारे हिसाब से गाय मुर्गा के पैर में अंतर कितना होता है? यानी आंसर कितना होना चाहिए था? होता कि नहीं होता? हालांकि यहाँ 30 है तो कितना आंसर होगा? और 50 होता तो, और अगर 20 होता तो, अगर 5 गुना होता तो, सॉरी 2 गुना होता तब 4 पैर वाला बताते, नहीं बताते? अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक और चीज़ हम आपसे पूछ लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट हम लिख देते हैं जो लिखा हुआ था, 4x + 2y इज इक्वल टू x + y -30 या कुछ भी हो। हम एक काम करते हैं, 2 गुना होगा तो 2x 2y,
यानी कि y 2 पैर वाला कट जाएगा, y बाई बचेगा x यानी कि 4 पैर वाला। अगर हम 4 गुना करेंगे तो 4 पैर वाला कट जाएगा, बचेगा 2 पैर वाला। 2 गुना करेंगे तो 2 पैर वाला कट जाएगा, 4 पैर वाला बचेगा। 4 गुना करेंगे तो 4 पैर वाला कट जाएगा, 2 पैर वाला बच जाएगा। लेकिन इसके अलावे 3 गुना कर देंगे तब क्या होगा, ये तो सोचना पड़ेगा ना भाई। 3 गुना कर देंगे तब क्या होगा, तो वो करके देखते हैं। मान लो कि 3 गुना कर दिए, 5 गुना कर दिए, 7 गुना कर दिए, तब क्या होगा। तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y माइनस 30। तो 4x में से 3x चल जाएगा x, और उधर चल जाएगा तो हो जाएगा बराबर y, इधर हो जाएगा प्लस 30। तो बोलो अभी हल होगा क्या, या तो x या तो y का मान चाहिए ना, बोल नहीं रहे। एक वो इक्वेशन है, 2 अननोन है x और y, तो इसका आंसर बता दीजिएगा आप। जब तक x और y का मान दिया नहीं तब तक हम लोग आंसर नहीं बता सकते, मीन्स कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा। तो 2 गुना बोलेगा तो 4 पैर वाला ज्ञात होगा, 4 गुना बोलेगा तो 2 पैर वाला ज्ञात बोलेगा, और इसके अलावा कई गुना बोलेगा तो कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। चलो तो देखते हैं आप लोग। तो ये तो हो गया 4 गुने से 30 कम है, तो आंसर हो जाएगा 2 पैर वाले का कितना। चलिए 11 नंबर का आंसर जल्दी से बोलिए, आंसर बोलिए। गाय मुर्गे के झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या का 2 गुना। जैसे ही 2 गुना बोला तो 2 गुना वाला तो कैंसिल हो जाएगा, 4 गुना बचेगा ना, मैंने 4 पैर वाला बच जाएगा। 2y कैंसिल होगा, 4x तो बचेगा ना, 4x का मतलब 4 पैर वाला। तो यहाँ 4 पैर वाला आपसे पूछ रहा होगा। देखिए गाय की संख्या कितनी है, मुर्गा पूछता तो 0 हो जाएगा, वो तो कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा। तो 2 गुना से 28 अधिक है, वहाँ 28 का पैर में अंतर है। हम लोग के हिसाब से गाय मुर्गा के पैर में, वैसे सब लोग के हिसाब से 2 का अंतर होगा। तो आंसर कितना होगा, तो 12 नंबर का आंसर बोल दीजिए। भैंस और बतख के समूह में सिरों की संख्या के 2 गुना। 2 गुना वाला पूछ रहा है तो 4 वाले का निकलेगा, 4 पैर वाले का बताएंगे, 2 पैर वाले का आंसर नहीं बता पाएंगे। तो पूछ रहा है भैंसों की संख्या कितनी है, सही पूछ रहा है 4 पैर वाला का, तो कितना हो जाएगा। तो आप बताइए 13 का आंसर क्या होगा। 4 गुना, तो 4 गुना वाला पूछ रहा है तो 4 गुना वाला ख़त्म हो जाएगा, 2 गुना वाला बचेगा, 2 पैर वाला बच जाएगा। तो मुर्गे की संख्या आपसे पूछ रहा है, सही भी पूछ रहा है, तो 24 कितना हो जाएगा 12। वहाँ 26 है, कितना है यहाँ पे, बोलिए जल्दी से कितना आंसर होगा इसका। 13 हो जाएगा। हो जाएगा, 2 गुना रहता तब ना, जो है उसका बात करेंगे। 3 गुना है तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं होगा को बोलते हैं कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, जो कि जानबूझ के ऑप्शन में नहीं डाले हुए हैं। समझ में आ रहा है, ये एक्स मान के बना दें, एक्स मान के बना दें। अब बताइए 15 16 भी बता दे क्या, 16। चलिए अच्छा बात है कि बना लिया आप लोग। चलिए नेचर 2 में अब आ जाते हैं। तो नेचर 2 में जो आपको पूछना हो आप पूछ सकते हैं भाई। 7 नंबर उससे पहले बन गया है। चलिए कह रहा है कि एक दैनिक भोगी मजदूर का वेतन 150 रुपये प्रतिदिन है, लेकिन प्रतिबंध यह है कि जिस दिन वह अनुपस्थित होगा उस दिन 25 रुपये के हिसाब से अर्थदंड देना होगा, और 60 दिन पश्चात उसे इतना रुपये की प्रतिदिन वह कितने दिन काम पर उपस्थित है। एक चीज़ तो इसमें मिसिंग दिख रहा है हमको, हाँ नहीं ठीक है 60 दिन तो देवे किया। चलिए ठीक है, आपके पास टोटल हुआ है कितने दिन काम, 60 दिन, और उसका कुल मजदूरी कितना मिला है 7600। अब 60 दिन में
60 दिन का बाद बोल रहा है, तो 60 दिन का अगर मजदूरी वो जोड़ करके 7600 रुपया दिया है, तो हो सकता है कि मजदूर 60 दिन में कुछ दिन आया भी होगा और कुछ दिन नहीं भी आया होगा। एब्सेंट प्रेजेंट। वह कितने दिन काम पर उपस्थित था? कितने दिन काम पर उपस्थित था? हम मान लेंगे कि सब के सब दिन वो एब्सेंट ही था। सब का मतलब कई दिन का मजदूरी मिला उसको? 60 दिन। और 60 के 60 दिन अगर वो एब्सेंट होता, अनुपस्थित होता, तो क्या होता देखते हैं। एक दिन अनुपस्थित होगा तो उसको 25 रुपया काटा जाएगा। अर्थदंड देने का मतलब है कि 25 रुपया का उसको कटौती करना होगा। तो 60 के 60 दिन अगर वो एब्सेंट होगा तो उसको 1500 रुपया कम मिलना चाहिए। 1500 रुपया काटा जाना चाहिए था ना। 25 रुपये के हिसाब से 60 दिन बाद उससे मिलना चाहिए था माइनस 1500। कितना भाई? अगर सब के सब दिन एब्सेंट होता तो उसको माइनस 1500 पड़ जाता है उसके लिए तो। लेकिन प्रश्न बोल रहा है कि नहीं, उसको तो 7600 रुपया मिला है। तो भाई कितने का अंतर हो जाएगा देख लो। 75 और 10 85। अच्छा 9100 है ना। तो हमारे हिसाब से 9100 का अंतर हो रहा है। और यहाँ ज़रा देखते हैं, जिस दिन आएगा उसको 150 रुपया मिलेगा, जिस दिन नहीं आएगा उसको 25 रुपया काटा जाएगा। कितने का अंतर है? रुक जाइए। 25 से भाग लगाना तो आप लोग जानते होंगे कि नहीं जानते हैं? 4 और 3 7 बार में, या 4 से 25 बार में, 7 से 13 बार में, 13 पच्चे 65, 13 दूनी 26 और 6 32। 13 पच्चे 65, 13 दूनी 26, 32, 325। ठीक है ना। 25 से 4 बार में है ना, गलते भाग दिए। तो 13 चौका 52। आसान था कि नहीं था? तो कितने दिन काम पर उपस्थित था? तो 52 दिन। और बोलिए। 7 नंबर क्या है भाई? 7 नंबर सब लोग पूछ रहे हैं। 7 नंबर ये काम आप लोग मेला उला में किए होंगे। देता है बैलून पे मारने के लिए। एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता है। मतलब आप अगर निशाना लगा देंगे तो 1 रुपया देगा, और अगर निशाना चूक जाइएगा 5 रुपया देना पड़ता है। ऐसा कैसे बोल रहे हैं? उल्टे कर दिया। बड़ा खतरनाक कंडीशन है। कोई बात नहीं, जो कह रहा है वही करेंगे। मतलब निशाना लगने पर 1 रुपया मिलेगा, निशाना चूकने पर 5 रुपया देना पड़ता है। मतलब -5 हो रहा है। चलो कोई बात नहीं। कुल 100 बार वो निशाना लगाया। भाई 100 बार जब निशाना लगाया होगा तो हो सकता है कुछ बार लगा भी होगा, कुछ बार नहीं भी लगा होगा। तो ओवरऑल उसको क्या लेना देना करना पड़ा वो देख लेते हैं। उसको 25 रुपया मिला है। टोटल निशाना लगाया है 100 बार और उसको टोटल मिला है 25 रुपया। यहाँ से रुपया का रिलेशन निकालना हमको। देखो तो उसके कितने बार निशाना चुका है? वही हम बोले कि बहुत ज़्यादा महंगा सौदा दिख रहा है ये, कोई नहीं करना चाहेगा ऐसा, बोलेगा। चलिए 0.5 रुपया। तो उसके कितने बार निशाना चुका? चुका कितने बार? तो हम मान लेते हैं कि जितना भी वो निशाना लगाए ना सब के सब हिट हो गया। तो सब के सब का मतलब कई गो निशाना लगाए हैं? 100। और 100 के 100 निशाना आपका लग गया तो आपको कितना मिलता भाई?
100 रुपया मिलना चाहिए था, क्योंकि एक निशाना पर 1 रुपया आप बोल रहे हैं कि 100 के 100 हम लगा दिए, यानी 100 रुपया आपको मिलना चाहिए था। प्रश्न बोल रहा है कितना रुपया मिला है, कितने का अंतर, 100 रुपया मिलना चाहिए था, 25 रुपया ही मिला है, यानी 75 रुपये का अंतर हुआ। और यहाँ पे देखिए 1 रुपया मिलता और 1/2 रुपया देना पड़ता है, यानी कितने का अंतर, 1.5 रुपया का, 50 पैसा देना पड़ता, 1 रुपया मिलता, यानी कितने का अंतर, 1.5 रुपया का। और यहाँ अंतर दिख रहा है 75 रुपये का, तो 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं ना, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, 3 से 25 बार में 25 दूनी, ऑप्शन में नहीं है, तो 5 रुपया है क्या, 5 या 1 6, तब वो नहीं होता, कोई बात नहीं। पॉइंट 5 का मतलब तो 1/2 हुआ, 3/2 ही होगा, ठीक है, यही आंसर होगा। समझ में आया? चलो 8 भी बना देते हैं। कुल आपने 15 निशाना लगाए हैं, इस तरह से आपको जो टोटल मिला है वो लगाया और उससे 5 रुपया प्राप्त हुआ है। तो पूछ रहा है कि उसके कितने निशाने सही थे। सही पूछ रहा है तो हम मान लेंगे कि मैंने जितने भी निशाने लगाए हैं वो सब के सब गलत है। तो सब का मतलब टोटल हमने 15 निशाने लगाए थे। अब 15 के 15 निशाना अगर गलत होता तो क्या होता, गलत निशाने लगाने पर 20 पैसे काटे जाते हैं। तब 15 के 15 निशाना गलत होता, तब 15 दूना 300 पैसा हमको देना पड़ता। 15 के 15 निशाना हमारा अगर गलत हो जाता, सही पूछा था तो हम सबको गलत मान लिए, मतलब 15 निशाना मेरा गलत था। तब 15 के 15 मेरा गलत होता, तो गलत निशाना एक बार लगाइएगा, एक गलत होगा तो 20 पैसा काटेगा। तो ऐसा 15 गलत होगा तो 300 पैसा काटेगा, नहीं काटेगा? अच्छा 300 पैसा बोलिए चाहे 3 रुपया बोलिए, बात तो सेम है ना। 3 रुपया कटना चाहिए था। अब प्रश्न बोल रहा है कि आपको 5 रुपया मिल रहा है और हमारे हिसाब से 3 रुपया कटना चाहिए था। कितने का अंतर हो रहा है बताओ? 8 रुपया का 3 रुपया काटा जाना चाहिए था, जबकि प्रश्न में 5 रुपया मिल रहा है आपको, यानी कितने का अंतर? 8 रुपया का। और यहाँ पे 1 मिनट, 8 रुपया को क्या हम 800 पैसा बोल सकते हैं? बोलेंगे ऐसा क्या है भाई? क्योंकि यहाँ पे 60 पैसा और 20 पैसा में अंतर कितने का? 40 पैसा। तो फिर उसको रुपया में बदलना होता तो 0.4 बोलते हैं ना, तो इससे अच्छा ही लिख दिया। 60 पैसे दिए जाते हैं और 20 पैसे काटे जाते हैं, तो कितने का अंतर होता? 80 पैसे का। यानी ये आंसर कितना होगा? तो सही निशाने 10, इसका मतलब गलत होंगे 5, लेकिन आपसे सही ही पूछा गया है। नौ नंबर भी बताइए दें, बोलिएगा तो बता देंगे। चलिए, मतलब आप लोग यहाँ तक कर लिए। अच्छा, एगो क्वेश्चन छूटा था आप लोग का, वो कौन सा टाइप था? आप लोग को बोले थे कि आप लोग अपने से ट्राई करना, किए कि नहीं किए? क्या नंबर टाइप है वो? यही वाला ना? काम करते हैं, दोनों तरीक़ा से बता देते हैं आपको भी। पहले बेसिक से बताते हैं। एक विद्यालय में लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात 5:3 है। लड़का और लड़के की संख्या का अनुपात 5:3 है। 5:7 के अनुपात में क्रमशः कुछ नए लड़का और नई लड़कियों का विद्यालय में एडमिशन हुआ। मतलब अगर निश्चित में ये होता तो हम बोलते कि 5 गो लड़का आ गया और 7 गो लड़की आ गए, है ना। तो अब कुल विद्यार्थी की संख्या 1200 हो गई और कुल लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 हो गया। ध्यान दो, जब 5:7 के अनुपात में कुछ लड़का लड़की को लाए हैं तो टोटल संख्या हो गया
1200, या दूसरे शब्द में बोलेंगे तो अब कुल लड़के लड़कियों का अनुपात हो गया 7 अनुपात, बोलो, इसका मतलब 700 लड़का होगा और 500 लड़की बाद में, क्योंकि बाद में कुल संख्या बोला है कि 1200 हो गया है और लड़का और लड़की का अनुपात 7 अनुपात 5 है। तो अगर कुल 1200 बाद में हो जा रहा है और अनुपात 7 अनुपात 5 है, तो हम बोले कि अगर 1200 में हम ये जानना चाहेंगे कि लड़का कितना और लड़की कितना, तो यही ना होगा, 700 लड़का होगा और 500 लड़की होगी बाद में, कि नहीं होगी? होगी। देखो बॉयज़ और गर्ल्स पहले से 5:3 के रेशियो में, इसको निश्चित हम बना लेते हैं तो 5x और 3x। 5 अनुपात 7 के अनुपात में लड़का आई है और लड़की आई है, तो एक काम करते हैं 5 अनुपात 7 को 5y और 7y मान लेते हैं। तो 5y लड़का और आ जाएगा और 7y और लड़की आ जाएगी। तो इस तरह से अब कुल लड़का और कुल लड़की इतना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई? देखो आपके पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है पहले वो लिख देते हैं। लड़का और लड़की का अनुपात पहले से 5 अनुपात 3 है। जब 5 अनुपात 7 में ये आएंगे तो अब जो इनका रेशियो हो जाएगा वो 7 अनुपात 5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन का कंडीशन है। तो हम इसको x मान लेते हैं और इसको हम y मान लेते हैं। यानी कुल मिलाकर के हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 5x लड़का पहले से था और 5y लड़का और प्लस होगा। देखो 5 अनुपात 7 के अनुपात में लड़का और लड़की आएंगे, तो लड़का और लड़की 5 अनुपात 7 में आएंगे, तो इसका मतलब 5x तो पहले से लड़का है और 5y और आ जाएगा, तो कुल लड़का अब हो जाना चाहिए इतना। यहाँ से भी कई रास्ता दिख रहा है, चलो दिख रहा है तो उसको हम कर भी रहे हैं, रुको। यानी अब कुल लड़का हो जाना चाहिए था इतना और लड़की कितना हो जाना चाहिए था? 3x प्लस 7y। इस तरह से टोटल लड़का इतना होना चाहिए और टोटल लड़की इतना होना चाहिए। प्रश्न बोल रहा है कि होना चाहिए इनका अनुपात 7 अनुपात 5, बाद में ये होना चाहिए ना। तो यहाँ से x और y का रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका कि 5x प्लस 5y, ये तो लड़का हुए, टोटल लड़का हो गया 5x प्लस 5y। बाद में ना, अब बाद में हमको लड़का दिख रहा होना चाहिए था 700। देखो आप गौर से, जब 5y लड़के आ जाएंगे तो बाद में टोटल तो विद्यार्थी 1200 होंगे, जो कि 7 अनुपात 5 में होंगे। इसका मतलब बाद में लड़का तब कितना होगा? 700। तो बाद में लड़का तब तो 700 इसके बराबर होना चाहिए। उसी तरह से लड़की जो होगा वो आपका 3x प्लस 7y, ये किसके बराबर हो जाएगा? 500 के। ये बाद में तो लड़की 500 है। अब दो गो इक्वेशन है, दो गो नॉन है, x और y तो आराम से निकाल सकते हैं। चलो निकाल लेते हैं। 5 तो कॉमन दिख रहा है, 5 20 20 7 4 से 140, यानी x प्लस y 140। तो x प्लस y बराबर 140 है। एक काम करो, ऐसे कर दो, किसका हमको निकालना है? शुरुआत में छात्रों की संख्या, मतलब दोनों निकालना ही पड़ेगा, x और y को निकालना ही पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको 3 से गुना करते हैं और घटा लेते हैं। 3 से गुना करेंगे तो 3x और 3x सेम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो 3x तो कट जाएगा, इससे तो कोई मतलब नहीं रहा। ये बचेगा 14 या 42, इसमें से घटाइए चाहे इसमें से घटाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 3y और 7y, तो 7y में से 3y चल जाएगा, कितना बचेगा? 4y। अब 500 में से 14 या 42, 420 80, 4 20 20 चौका 80, यानी y का मान कितना मिल गया? 20। और x प्लस y कितना हो रहा है? 140। इसका मतलब x कितना होगा? 120। अरे बोलो भाई, x प्लस y 140 था ना, जिसमें से y आ रहा है 20, इसका मतलब x होगा 120। ये तो हल करना आप लोग जानते हैं। तो x हो गया 120, y हो गया 20। हमसे पूछा जा रहा है तो छात्रों की संख्या शुरुआत में कितनी थी? 5x और 3x, 8x था। कितना था? 8x। 8x का मान कितना हो जाएगा? 12 वाट 96 960। 8x का मान पूछ रहा है ना। शुरुआत में विद्यार्थी की संख्या, छात्रों की संख्या शुरुआत में, छात्र का मतलब लड़का और लड़की मिला के शुरुआत में कितना है? 5 और 3 8x। तो x का मान इतना है, तो 8x का मान कितना हो जाएगा? 960।
ऐसा भी इसको कर सकते थे, ऐसा भी इसको कर सकते थे, और कैसे कर सकते हैं वो भी कर लेते हैं थोड़ा। देखो पहले से लड़का और लड़की 5:3 में है। एकरा में कुछ बढ़ाएंगे या कुछ घटाएंगे या कोई चेंज करेंगे तो बाद में जो अनुपात होगा वो 7:5 हो जा रहा है। हाँ, आप लोग एक पढ़े थे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या बढ़ाएंगे क्या घटाएंगे वो काम हम लोग यहाँ पे करते थे, यहाँ पे लिख देते थे, हाँ या ना। तो 5:7 के अनुपात में कुछ नए लड़का और नए लड़की को बढ़ाएंगे तो जाके 7:5 होगा। तो 5:7 का मतलब इसको हम मान लेते हैं कि 5 के और इसको हम 7 के, मतलब इतना इसमें ऐड किए इसमें इतना ऐड किए, दोनों तो प्लस से हो रहा है, तो ये रेशियो हो गया 7:5। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? इससे पहले करें ना हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में कि फर्स्ट में स्टार्टिंग इनिशियल जो भी वैल्यू था उसमें अगर हम कुछ जोड़ेंगे या कुछ घटाएंगे या कोई अन्य तरह का चेंजेस करेंगे तो जो भी चेंजेस करेंगे उसके बाद जो परिणाम आएगा वो बाद में लिखते थे, और जो चेंजेस करते थे उसको यहाँ पे नीचे हम रख देते थे। अब यहाँ से बोलेंगे 5×5 = 25, 7×1 = 21, कितने का अंतर? और यहाँ पे देखो 7×7 = 49 के, 5×5 = 25 के, 49, 25, 24 के, कितने का अंतर? सेम चीज़ में घट ना जाएगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में। अब अगर हमको ध्यान दो ये अनुपात 4:24 के, तो शुरुआत में अगर हमको निकालना होगा विद्यार्थियों की संख्या तो अनुपात कितना है? 5:3, 4 × 6 = 48 के, कितना के? शुरुआत में विद्यार्थी की संख्या तो 48 के, हाँ या ना? बोलिए। अच्छा एक बात बताओ, बाद में कुल विद्यार्थी कितने हो गए? बाद में कितने हो गए? शुरुआत में थे तो 48 के, और बाद में कितने हो गए? 1200। 1200 पता है कब हुआ है? जब 5 के लड़का बढ़ जाएगा और 7 के लड़की बढ़ जाएगी तो हो जाएगा कुल कितना? 1200। अब पहले था कितना? 48 के, तब 5 और 7 12 के और एक मतलब बढ़ जाएगा। तो नहीं, हमें नहीं लग रही लोग को, क्या बोल रहे? 5 और 7 12 के और बढ़ जाएगा तो कुल 1200 होना चाहिए, यानी कि 48 के तो शुरू में है, अब 12 के और ऐड कर देंगे तो 1200 के बराबर नहीं हो जाएगा, यानी कि 48 और 12 कितना? 60। 60 के बराबर कितना? 60 के बराबर कितना? 1200। तो हमसे पूछ रहा है छात्रों की संख्या शुरुआत में कितनी थी? शुरुआत में कितना था? किसी का अनुमान बताना है। अब कहीं नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिए। के से के तो घट जाएगा, और 60 से 2 बार में 48 दूनी 96, ऐसे भी कर सकते थे। इतना हम लोग ऐड किए थे 5 के और 7 के, तब बाद में हो गया टोटल 1200। पहले से था 5:3, ऐड किए इतना, तब अनुपात ये हो रहा है। ये बाद का अनुपात है, ये पहले का अनुपात है, और ये अनुपात हो रहा होगा तब जब इसमें हम 5 के बढ़ाएंगे और इसमें हम 7 के बढ़ाए होंगे। तो हम बोले कि 24 के जो हो रहा है आपका अनुपात 4 बराबर, यहाँ से जब हम लोग हल किए 5×5 = 25, 7×3 = 21, यानी 4 बराबर 7×7 = 49, 5×5 = 25, यानी 24 के। तो 4 बराबर 24 के प्रारंभिक निकालना है तो 5×3 = 8, यानी कि 48 के होगा शुरुआत में विद्यार्थियों की संख्या। तो जब शुरुआत में 48 के होगा तो मतलब बाद में 60 के होबे करना चाहिए। क्या है कि 5 के लड़का बड़ा है, 7 के लड़की बड़ी थी, तो 48 के शुरू में, तो बाद में कर मतलब 60 के, और 60 के का मतलब कितना? 1200। तो शुरुआती पूछ रहा है, 48 के का वैल्यू आपसे पूछ रहा था, तो आराम से हम बोल दिए। चलिए अब हम लोग का कौन सा टाइप शुरू किया जाए? अब तो लगता है कि मिश्रण का कॉन्सेप्ट शुरू करना पड़ेगा, हैं? कुछ बोल रहे हैं क्या? बोलिए, हम भी सुने थोड़ा।
इसको बाद में पहले चलो काम का चीज़ शुरू कर ले। अच्छा एक बात बताइए, चलो ध्यान दो, 15 मिनट टाइम है आप लोग के पास ना? हाँ तो ठीक है, तो 15 मिनट टाइम है, तो अब ध्यान दीजिएगा। ये टाइप 18 बहुत छोटू सा है, लेकिन छोटा चीज़ ही आगे बड़ा बनेगा। तो ये कॉन्सेप्ट अभी सीखेंगे और बार बार हम लिखवाएंगे नहीं, एक ही कॉन्सेप्ट आपको बड़े से बड़े लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये मिश्रण में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसलिए इसको अच्छे से समझना है। और हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, हर बैच में पूछते हैं, हर विद्यार्थी से पूछते हैं, तो आपसे भी पूछेंगे। मान लीजिए अपना अपना सेंस से जवाब दीजिएगा, कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जो आपको दिल दिमाग का है वही आंसर बोलना है, ईमानदारी से, जिसको बोलते हैं ना, ये हम ईमानदार हैं बोल रहे हैं सर। देखिए क्या होता है जनरली कि अभी तो ये चलन कम हो गया है, अभी तो पेप्सी वगैरह का चलन आ गया है ज़्यादा। तो पहले मेहमान लोग आते थे ना, तो शादी ब्याह में भी इवन ये चीज़ होता था कि हम लोग शरबत वगैरह घोल करके देते थे ना। तो मान लो कि हमारे यहाँ शादी विवाह का अवसर है, मान लो कि 500 लोग हैं, तो भाई अब तो ग्लास में घोलने से काम चलने वाला नहीं है, जग से। हम तो क्या करेंगे, बड़ा सा ड्रम में घोरना पड़ेगा। नहीं, ध्यान दो, कहानी नहीं कह रहे हैं। अब बड़ा सा ड्रम में जब हम शरबत घोरेंगे तो ओकरा में पानी चाहिए और चीनी चाहिए। पड़ोस वाला का नींबू है तो वो भी चलेगा। तो मान लीजिए कि नींबू और पानी का शरबत हमको बनाना है, चीनी और पानी का शरबत हमको बनाना होगा, तो हम पानी पहले डाल देंगे चाहे चीनी पहले डालें, ऐसा नहीं सोचिए। बस इतना जानिए कि हमको चीनी और पानी का शरबत बनाना था। अब जिसको जैसे पहले डालना है पानी तो पहले डाल लो, चीनी में पानी डालना है तबे डाल लो, चाहे पानी में चीनी डालना है तब डालो, लेकिन बनाना है शरबत आपको। शरबत हमने 1 ड्राम बना लिया। अब जब 1 ड्राम शरबत बना तो एक बात बताइए, मान लीजिए कि 500 लोग हैं, तो 1 ड्राम शरबत बना तो क्या 1 ड्राम एक बार में पिला देंगे ओके? ऐसा तो नहीं होगा। उसमें क्या करना पड़ेगा, अब जग से या बाल्टी से जैसे भी हो, मान लीजिए जग से 1 जग पहले निकालेंगे और सबसे पहला गिलास भी किसी को देंगे कि नहीं देंगे? सबसे पहला गिलास भी किसी को मिलेगा कि नहीं? वो खुशनसीब हो या बदनसीब हो, लेकिन पहला गिलास तो किसी को मिलेगा। उसी तरीके से निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, देते रहेंगे, इसी तरह से चलते रहेगा प्रक्रिया। कभी तो समय आएगा जो एक अंतिम होगा और पता चल रहा है कि अब ये अंतिम गिलास रहा, अब एक बाद इसमें नहीं, तो अंतिम वाला भी खुशनसीब होगा मेरे समझ से। तो एक बात बताइए, बहुत खुश हैं लोग। एक बात बताइए, इस तरह से पूरे ड्रम का शरबत ख़त्म हो गया। बहुत छोटा सा सवाल है, कोई बड़ा सा सवाल नहीं है। तो इसमें आप मुझे ईमानदारी से बता दीजिए, कोई बताएगा, बच्चा भी बता देगा इतना, कि सबसे ज़्यादा मीठा किसको लगा होगा, पहला वाला को कि अंतिम वाले को? सबसे ज़्यादा मीठा किसको लगा होगा, बोलो सही सही। देखो आ गया ना बात कि ठीक से मिलाए होंगे तो। हम ऐसा बोले थे कि ठीक से नहीं मिलाना है, बेठीक के मिलाना है, ऐसा तो हमने बोले। कुछ लोग के दिमाग में रहता है, अक्सर होता है कि बोलेगा कि भाई नीचे तक सब माल बैठल होगा, वही सब ऐसा कहीं कंडीशन हम दिए थे? नहीं दिए। तो आप अपने से कंडीशन मत लगा दीजिए। देखिए इस बात से हम लोग क्या सीख रहे हैं बताओ भाई? पहला गिलास जितना मीठा उतना ही अंतिम गिलास मीठा है। इसका मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होने वाला है। जितना पहले गिलास में मिठास होगा उतना ही दूसरका में, उतना ही तीसरका में। अच्छा ऐसा अगर नहीं होता तो 5 लीटर का थम्सअप अगर स्प्राइट लेते हैं तो 5 लीटर में अगर 20 गिलास तैयार होता है तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 20 गिलास में अलग अलग टेस्ट आएगा। ऐसा होगा? नहीं होगा। 5 लीटर आपके पास दूध है कहीं पे, उस 5 लीटर के दूध में से अगर 1 गिलास दूध आप निकाल करके पिएंगे तो बाकी जितना भी बचेगा दूध उसका भी टेस्ट वही होगा। ऐसा नहीं कि वो बदल जाएगा। इस बात से हम लोग को क्या सीख मिलता है? आप ये सोचो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा। टेस्ट नहीं बदल रहा है, क्या कारण हो सकता है इसका? टेस्ट नहीं बदलने के पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है? हैं?
चीनी पानी मिला दिए इसलिए टेस्ट नहीं बदल रहा है। और बताइए, आप बताइए। थोड़ा सा अंदर चलते हैं। देखिए इधर ध्यान दीजिए, इसमें 1 लीटर चीनी पानी का शरबत है या 50 लीटर है जो मान लो। इस 50 लीटर में से हम अगर 5 लीटर निकालेंगे, कुल 50 लीटर है, या 1 लीटर निकालेंगे, या 40 लीटर निकाल लेंगे, या 50 के 50 लीटर निकाल लेंगे, या 1 बूंद, जहाँ 1 बूंद बराबर 0.0000000000 ml है ना। 1 बूंद का मतलब हम कितना समझ रहे हैं? 1 इतना ml है, इतना ml निकालें। अब ये निकलेगा कैसे ये नहीं सोचना है, निकाल लिए हैं। अब आप बताइए इसमें 1 2 3 4 5, पाँचों में सबसे ज़्यादा टेस्टी कौन होगा? सब बराबर होगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि देखो, मान लो कि हम छोटू सा बात से समझते हैं। 1 लीटर शरबत में अगर हम 200 ग्राम चीनी मिलाए हैं तो इसका मतलब 800 ग्राम, अगर 1000 ग्राम होगा तो 800 ग्राम, या ml कर लो, लीटर में जाना है तो 200 ml हमको चीनी मिलाए हैं और 800 ml हम पानी मिलाए हैं। तो यानी कि चीनी और पानी का अनुपात होगा 1:4, मतलब 1:4 के अनुपात में चीनी है। अनुपात होता है सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म, उससे छोटा संभव नहीं है। तो 1:4 में अगर चीनी और पानी है या पानी और चीनी है, इसका मतलब ये हुआ कि वो मिश्रण 1 लीटर का हो, 100 लीटर का हो, 99 लीटर का हो, या 0.0000001 लीटर का हो, उसमें जो चीनी और पानी का अनुपात होगा वो 1:4 होगा। जो 1:4 है का मतलब है कि चीनी और पानी का जो रेशियो होना चाहिए, मात्रा होना चाहिए इनका, वो हमेशा 1:4 में होना चाहिए। और जब 1:4 में रहेगा तो वो 1 लीटर में भी रहेगा, 2 लीटर में भी रहेगा, 1 ml में भी रहेगा, 100 ml में भी रहेगा, 1000 ml में भी रहेगा। तो जब रेशियो कांस्टेंट कर दिया गया है, रेशियो को फिक्स कर दिया गया है कि 1:4 में ही रहना चाहिए, तो उसका टेस्ट कभी बदल सकता है? हाँ, टेस्ट कब बदलेगा? जब रेशियो को भी बदल दीजिएगा। रेशियो तब बदलेगा जब उसमें अलग से कुछ ऐड कीजिएगा, या तो इसमें अलग से चीनी ऐड कर दीजिए, तब वो रेशियो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदल ना जाएगा, 1:4 में नहीं रहेगा। ज़्यादा चीनी देखते होंगे, कभी फीका लगता है तो हम लोग चीनी अलग से ऐड कर देते हैं, कि पानी अलग से ऐड करते हैं, यानी कि मिठास बढ़ाना है तो चीनी को बढ़ा देते हैं। वैसा ही कभी कभी चीनी ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग सोचते हैं थोड़ा सा और पानी इसमें डाल दो, और पानी की ज़रूरत है, तो उसमें क्या रेशियो हम लोग बदल देते हैं। बदलते ही स्वाद बदल जाता है। रेशियो बदलने का मतलब उनका मात्रा को चेंज करना है। तो हम ये बोले कि जब तक बाहर से कुछ ऐड नहीं करेंगे तब तक इनका मात्रा बदलेगा नहीं, रेशियो बदलेगा नहीं, और रेशियो बदलेगा नहीं तो स्वाद भी नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ का यदि मिश्रण है, किसी भी चीज़ का, दूध पानी चीनी, जिसका भी मिश्रण है, 2 या 2 से अधिक किसी भी वैल्यू का अगर हम मिश्रण बनाते हैं तो उसमें से अगर हम 1 बूंद निकालेंगे उसका अनुपात, और जो 4 लीटर 50 लीटर 100 लीटर 99 लीटर निकालेंगे उसका अनुपात, दोनों आपस में क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी कि जब आप शरबत में से ड्रम में से जब आप शरबत निकाल रहे थे तो जो स्वाद आपका पहला गिलास का था वही स्वाद आपका अंतिम गिलास का था। इसका मतलब ये आप बताना चाह रहे थे कि मिश्रण निकालने से मिश्रण तो कमते चला गया,
लेकिन उनके स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ या ना? तो नोट करके लिखो एगो सुंदर सा अक्षर में पहले। अब इसके बाद ये दोबारा नहीं लिखाएंगे, अब आगे जितना भी टाइप आएगा सब इसी कॉन्सेप्ट पर रहेगा। लिखे, मिश्रण निकालने से मिश्रण की मात्रा, मिश्रण निकालने से कॉमा मिश्रण की मात्रा कम होगी, जबकि अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात यदि किसी बर्तन से मिश्रण की कुछ मात्रा निकाल ली जाए तो बचे हुए मिश्रण का अनुपात या शेष मिश्रण का अनुपात, तो बचे हुए मिश्रण का अनुपात भी वही होगा जो प्रारंभिक मिश्रण में था। मतलब अगर 100 लीटर आप शरबत बनाए हैं तो 100 लीटर में जो स्वाद होगा, 5 लीटर अगर शरबत निकाल भी दीजिएगा तो बचा हुआ जो 95 लीटर होगा उसका भी स्वाद उतना ही होगा। 1 लीटर स्प्राइट का बोतल है, उसमें से आप 1 गिलास निकाल लीजिएगा तो बचा हुआ अगर 9 गिलास होगा तो 9 गिलास का भी अनुपात वही होगा जो 10 गिलास का शुरू में था। कुल मिलाकर के यदि हम कहें, देखो इधर इस बर्तन में टोटल 50 लीटर मिश्रण है और इसमें दूध और पानी है जिसका अनुपात 5:9 है। टोटल मिश्रण कितना है? 50 लीटर। इसमें दूध और पानी है 5:9 का। कोई भी एक बर्तन है, दूध है 50 लीटर और मिश्रण है दूध और पानी का 50 लीटर का मिश्रण है। दूध और पानी का अनुपात लिखा है 5:9। एक बात बताइए, ये जो 50 लीटर का मिश्रण है इसमें से हम मान लीजिए कि 15 लीटर मिश्रण निकाल दिए, तब 15 लीटर जब मिश्रण निकाल देंगे तो जो इस बर्तन में बचा हुआ मिश्रण है वो कितना है? 35 लीटर। आई जो 15 लीटर आप मिश्रण लेकर आए हैं छोटू सा बर्तन में, तो ये जो 35 लीटर जो बचा हुआ मिश्रण रह गया, 15 लीटर निकालने के बाद 50 लीटर में से, तो ये बचा हुआ जो मिश्रण है इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? 5:9। आई जो 15 लीटर जो छोटू सा बर्तन में आया है इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो यही बात तो हम लोग समझे थे अभी तक कि शरबत का स्वाद बदलने वाला नहीं है। एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, बाकी आप स्वयं से ट्राई करने का प्रयास कीजिएगा और नहीं बने तब वो टेंशन नहीं लेना है। 45 लीटर दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। देखिए जैसे ही ये लिख रहा है कि टोटल 45 लीटर मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। कह रहा है कि इसमें से 5 लीटर मिश्रण निकाल लेंगे या उतना ही फिर पानी डालेंगे, तो बताइए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। पहले तो ये कर सकते हैं कि टोटल 45 लीटर मिश्रण है और उसका अनुपात दिया है 5:3, तो इस 45 लीटर मिश्रण में अगर हमको जानना होगा कि दूध कितना पानी कितना, तो नहीं बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं। टोटल मिश्रण 45 लीटर अनुपात में 5:3, यानी टोटल का बैलेंस, टोटल से दूध निकालना होगा तो 5 से गुना और पानी निकालना होगा तो
3 से गुना है। ये पता चला कि टोटल मिश्रण था जिसमें दूध इतना है और पानी इतना है। अब ध्यान दीजिए, कह रहे इसमें से 5 लीटर मिश्रण निकाल लिए, तो जैसे ही 5 लीटर मिश्रण निकालिएगा तो पानी निकल के गया होगा कि दूध निकल के गया होगा? दोनों गया होगा। तो हम देख लेते हैं कि दूध कितना गया होगा। कभी हम बताए नहीं थे, लेकिन अब दिमाग में आ गया तो हम बता दे रहे हैं। ये तो करते ही नहीं हम ये सब। देखो पहले से दूध इतना है शुरुआती बर्तन में, तो टोटल दूध इतना था ना, और शुरुआती बर्तन में टोटल पानी इतना था। और जब आप 5 लीटर मिश्रण निकाले होंगे तो दूध का मात्रा भी कुछ कम हो गया होगा, पानी का भी कुछ कम हो गया, लेकिन जोड़ जाड़ के टोटल दोनों से 5 लीटर गया होगा। तो हम ये देखते हैं कि उस 5 लीटर में कितना दूध गया होगा और कितना पानी गया होगा। ध्यान दो, ये कॉन्सेप्ट आगे बड़े लेवल के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें काम आएगा। तो देखो जो 5 लीटर बर्तन में 5 लीटर जब मिश्रण निकाले होंगे ना, तो जो 5 लीटर मिश्रण निकला होगा उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा बताओ तो? 5 लीटर जो निकाले हैं ना मिश्रण, उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या रहा होगा 5 लीटर वाला में? सेम, मतलब कितना? 5 अनुपात। तो 5 का तुलना 8 से हमको उसमें दूध का निकालना है, तो कैसे गुना? मतलब हमको ये पता चल गया है कि जो 5 लीटर मिश्रण निकाले थे ना, तो ओकरा में दूध रहा होगा इतना। तो टोटल दूध था पहले से इतना, और इतना निकल गया तो इतना ना रह गया होगा बर्तन में। उसी तरह से पानी को भी जब आप निकाले होंगे तो 5 लीटर में पानी का भी अनुपात, दूध पानी का अनुपात तो 5:3। तो टोटल का बैलेंस, टोटल से हम जानना चाहेंगे कि वो 5 लीटर में पानी कितना था, तो कैसे गुना? तो देखो मूल बर्तन में पानी था इतना, और जब 5 लीटर पानी निकाल दिए, 5 लीटर मिश्रण निकाल दिए होंगे तो अब पानी इतना बचा होगा। मूल मिश्रण में टोटल दूध इतना था, और जब 5 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो अब दूध इतना बचा होगा। अब कह रहा है इसके स्थान पर इतना ही अब पानी डाल दीजिए, 5 लीटर अब पानी ऐड कर दे रहे हैं, तो 5 लीटर इसमें और पानी बढ़ ना जाएगा, और दूध भी इधर बढ़ेगा, दूध तो इतना ही रहेगा। तो ये दूध और पानी का अनुपात बता, तो बताइए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब ऐसे सोचिए, टोटल 45 लीटर मिश्रण था जिसका अनुपात दूध और पानी का 5:3 दिया। कह रहा है 5 लीटर मिश्रण निकाल लिए, तब 5 लीटर जब मिश्रण निकाल लीजिएगा तो मिश्रण बचेगा कै लीटर? 40 लीटर। और जो 40 लीटर मिश्रण होगा उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या रहा होगा? तो क्या आप बता सकते हैं कि 40 लीटर में कितना दूध होगा और कितना पानी होगा? हम बता देते हैं। 40 का तुलना 8 से दूध निकालना है तो 5 से गुना, और उसी तरह से पानी निकालना है तो 3 से गुना। ये क्या है, बचा हुआ जो मिश्रण है हमारे पास 40 लीटर, उसमें कितना दूध है कितना पानी रह गया है वो हम बता रहे थे। क्योंकि कर क्या रहा है कि जो 5 लीटर मिश्रण निकाल लिए और उसके स्थान पर ठीक उसी बर्तन में जो 40 लीटर बच गया मिश्रण, उसमें हम उतना ही फिर अलग से पानी मिला दे रहे हैं। तो पहले से तो पानी है इतना ही, अब प्लस 5 और पानी बढ़ ना जाएगा, तो इस तरह से टोटल पानी इतना हो जाएगा, हाँ या ना? तो 8 से 5 × 5 = 25, आप 5 × 15 और 5 = 20, यानी 5:4। और कुछ जो होशियार विद्यार्थी वो कैसे कर लेते हैं, वो ऐसे कर लेते हैं। देखो पहले से दूध और पानी का अनुपात कितना है? 5:3। अब 5 लीटर मिश्रण निकाल लिए, तब वो बचा हुआ अनुपात कितना? 5:3। अलग से 5 लीटर पानी मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 5:3। ऐसे हो जाएगा, बताओ हो जाएगा ऐसे? 5 और इसमें 3 जुट जाएगा। दोनों का यूनिट अलग अलग है, ये लीटर में है और रेशियो अनुपात है, उसका कोई यूनिट है नहीं, तो कैसे जोड़ दिए? गाय भैंस को आप लोग एक कर दिए। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, ये ऐसा नहीं कभी होगा। आपको ऐसा ही हमेशा करना होगा और इसी तरह से आगे भी ट्राई कीजिएगा आप लोग।